नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्णों का उच्चारण स्थान देखा था और उसमें विशेषतः कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले सभी वर्णों को देखा था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्वर वर्णों का उच्चारण देखेंगे। हमारे सामने पहला जो टॉपिक है वो है आ का उच्चारण। ठीक है, यह कंठ ध्वनि है, इसमें व्यंजन मिला रहता है। जैसे क आप देखिए तो उसमें क्या है, क में आप देखेंगे तो व्यंजन भी है और स्वर भी है। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता तब उस व्यंजन के नीचे हल्का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंतशा होता है। जैसे नमक, रात, दिन, मन, रूप, पुस्तक, किस्मत इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत अ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इसके अतिरिक्त हम देखें अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण अगर संयुक्त हो, ठीक है, तो कह रहे हैं अंत आ का उच्चारण पूरा होता है। अब देखिए अकारांत में वर्ण क्या है, यहाँ देखिए सत्य और क्या है, ये संयुक्त है। ठीक है, तो जो आ का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा उच्चारण कर रहे हैं, सत्य, ठीक है, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि ई मुंस्वर ई, दीर्घ ई या ऊ के बाद यह आए तो अंत आ का उच्चारण पूरा होता है। ठीक है, अगर देखिए कह रहे हैं इतना ही नहीं, यदि ई या ऊ के बाद यह आए, तो अंत अ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे प्रिय, आत्मीय, राजस्वी आदि। ठीक है, अब देखिए ए औ का उच्चारण हमें बता रहे हैं। ठीक है, ए औ का उच्चारण स्थान। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोगों ने देखा था भाई साहब ये तो कंठ तालव्य है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य है। औ का हम लोगों ने देखा था ओ औ कंठोष्ठ है। लेकिन आइए पुनः सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। तो कह रहे हैं कि ए का उच्चारण कंठ और तालु से और अ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। ठीक है, हमसे सीधे कह रहे हैं कि अ का उच्चारण किससे होता है, तो अ का उच्चारण होता है कंठ और तालु से। ठीक है, कंठ और तालु से होता है। ठीक है, अगर हम वही बात करें अ का उच्चारण किससे होता है, तो अ का उच्चारण किससे होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों अ का उच्चारण किससे होता है, तो अ का उच्चारण जो हमारा होता है वो कंठ और ओठ से होता है। ठीक है, कंठ और ओठ से होता है, ओठ ओठ से होता है। अब देखिए संस्कृत की अपेक्षा, ठीक है, संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि संस्कृत में की अपेक्षा जो है हिंदी में इनका उच्चारण क्या है, भिन्न होता है। जहां संस्कृत में अ का उच्चारण क्या होता है, आई, और औ का उच्चारण होता है औ की तरह होता है, वहां हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः अ और औ के समान होता है। मतलब हम इसे क्या पढ़ते हैं, अ, और इसे क्या पढ़ते हैं, औ। ठीक है, के समान होता है। अतएव इन दो स्वरों की ध्वनियां संस्कृत से भिन्न है। जैसे अब देखिए संस्कृत में अगर सैल लिखा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइल। ठीक है, कौतुक लिखा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौतुक। ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, अय पढ़ते हैं, अय पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अय पढ़ते हैं। और अगर कौन लिखा है तो हम लोग पढ़ते हैं औ, कौन। ठीक है, अब देखिए व्यंजनों का उच्चारण प्रिय विद्यार्थियों हम लोग को देखा, उसके आगे देखेंगे कि व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, तो व और व का उच्चारण, ठीक है, हमसे कह रहे हैं व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है। ठीक है, व का उच्चारण स्थान हम लोगों ने देखा था ना कि दांत से, जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ण व है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहे हैं व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्योष्ठ है, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है। ठीक है, दांत और ओठ के संयोग से क्या होता है, व का उच्चारण होता है। ठीक है, और ब का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थी व, ठीक है, तो ये दंत्योष्ठ से, लेकिन अगर ब पूछे ना तो ये ओठ, ओठ से, ठीक है, ओठ से बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए या इसको आप बोल सकते हैं कि ओष्ठ से। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है,
नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूले हो जाया करती हैं। जैसे वेद को हम वेद लिख देते हैं, वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने में भूल हो जाया करती है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सही बोलते ना तो व और ब में हम लोग अंतर कर लेते और हम लोग की लेखनी भी सही हो जाती। ठीक है, वर्तनी भी सही हो जाती। कह रहे हैं इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। कह रहे हैं इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। क्या होता है, इससे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार है। कह रहे वास। ठीक है, वास का क्या अर्थ होता है, वास मतलब रहने का स्थान। ठीक है, वास मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। लेकिन निवास हो, ठीक है, इसका मतलब निवास भी होता है। ठीक है, निवास भी होता है। और एक होता है बास। ठीक है, वो मतलब होता है दुर्गंध और गुजर। ठीक। अब देखिए वंशी का मतलब क्या होता है, मुरली। ठीक है, और बंसी का मतलब क्या होता है, बंसी मतलब होता है मछली फंसाने का यंत्र। ठीक है, मछली फंसाने का यंत्र। वेग की अगर हम बात करें तो वेग का मतलब होता है गति, लेकिन बेग बोले बेग तो थैला। ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी में कपड़ा, अरबी में तुर्की की एक पदवी होती है बेग। हम्म। अब देखिए वाद मतलब मत। ठीक, वाद मतलब क्या होता है, मत। लेकिन बाद का मतलब क्या होता है, उपरांत और पश्चात। ठीक है, बाह्य का मतलब होता है वहन करने योग्य, और बाह्य मतलब होता है बाहरी। ठीक, वाद मतलब मत होता है, बाद मतलब उपरांत होता है। ठीक। अब देखिए बाह्य मतलब होता है बाहरी, लेकिन वाह्य हो तो वहन करने योग्य माने ढोने योग्य। अब देखिए सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति ब लिखने की ओर है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, सामान्यतः जो हिंदी की प्रवृत्ति है प्रिय विद्यार्थी वो ब लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप पाए गए हैं या दिए गए हैं। बंगला में तो एक ही ब व है। ठीक है, व नहीं है। लेकिन हिंदी में यह स्थिति नहीं है, यहाँ तो वाहन और बहन का अंतर बतलाने के लिए व और ब के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। पर विद्यार्थियों अगर हमसे व का उच्चारण स्थान पूछे और पहले विकल्प में ओष्ठ रख दे तो हमें ध्यान देना होगा कि व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ है। मतलब ओष्ठ तो है लेकिन उसके साथ साथ दंत भी उसमें, दंत का भी सहयोग लिया जाता है। ठीक है, ब का पूछे तो पापा बाबा ओट्स ओट्स। ठीक है, ओट से बोला जाता है। अब देखिए ड और ढ का उच्चारण। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों क और कह के विकसित रूप हैं। ठीक है, किसके विकसित रूप है, अगर हम ड देखें ड क का विकसित रूप है। ठीक है, कह का विकसित रूप ढ है। अब देखिए इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सड़क है। ठीक है, तो सड़क में जो ड है वो बीच में ही आएगा। ठीक है, अगर हम वही देखें या तो फिर किस में होगा, तो या तो फिर अंत में होगा, जैसे गाड़ी हाड़। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें ऊश्रिप ऊपर फेंका व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊश्रिप मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए जीभ क्या होता है, झटके से ऊपर जाती है। जैसे आप बोलिए सड़क। ठीक है, तो झटके से, या इसी को देखिए उक्षिप्त भी कहीं कहीं बोलते हैं, उक्षिप्त। अब देखिए कह रहे हैं सड़क हाड़। ठीक है, गाड़ी पकड़ना, चढ़ना, गढ़ इत्यादि ये सब क्या है, तो प्रिय विद्यार्थी यह सब है उक्षिप्त व्यंजन। अब देखिए इनका प्रयोग बताया गया हमें। अब देखिए श श श का उच्चारण, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत श का उच्चारण। कह रहे हैं ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अगर हम बात करें श श श को, ये प्रश्न बन चुका है अपने विद्यार्थियों कि संघर्षी व्यंजन बताइए। ठीक है, देखिए ये तीनों ऊष्म व्यंजन है क्योंकि इन्हें बोलने में सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। अब देखिए स के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है। पर श के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है।
देखिए इसका उच्चारण स्थान हम देखें श का तो तालु से, ठीक है, लेकिन इस श के उच्चारण में जीवा मुर्दा को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मुर्दा से उच्चारित होती है। अतएव श का तालव्य वर्ण है और जो मूर्धन्य श है वो मूर्धन्य वर्ण है। हिंदी में अब श का उच्चारण स के समान होता है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे, देखिए हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में जो श का उच्चारण होता है वो किसके समान होता है, तालव्य श के, माने मूर्धन्य श का उच्चारण तालव्य श के समान होता है। मूर्धन्य श वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है। समान रूप से मूर्धन्य श का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। अब देखिए हमें एक नियम पता चल गया कि अब देखिए हम तद्भव तत्सम हमको पहचानना हो प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, तो कभी ऐसे पूछ लिया कोई शब्द हमें नहीं आ रहा और हमें दिख गया कि क्या है, मूर्धन्य श है, और हमें पता कि समान रूप से जो स का प्रयोग है तत्सम शब्दों में होता है। देखिए अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कषाय इत्यादि क्या है, ये सब तत्सम शब्द हैं। अब देखिए स और श, ठीक है, तालव्य श और दंत श के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहां तालव्य श के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहां दंत श के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, ठीक है। तालव्य श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, ठीक है, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि तालव्य श का जो वर्ण समानता कहाँ पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि संस्कृत में पाया जाता है, फारसी में, अरबी में और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में श, श का स्थान श ने ले लिया है, मतलब तालव्य श और मूर्धन्य श का स्थान किसने ले लिया, दंत श ले लिया है, ठीक है। अब देखिए तालव्य श और दंत श के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाता है या बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को दिखलाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए अंश अगर ऐसे लिखा है तालव्य श है तो प्रिय विद्यार्थियों भाग हो गया, लेकिन अंश वही अगर हम दंत श का यूज करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा, ठीक है। शकल लिखा है, शकल तो खंड होगा, लेकिन आद क्या है, दंत श वाला है, दंत श वाला है तो शकल मतलब सारा होता है, क्या होता है, सारा, ठीक है। शकल का मतलब क्या हो गया, सारा हो गया, ठीक है। अगर हम देखें शर, अगर तालब श है तो क्या होगा, बाण होगा, नहीं तो क्या होगा, तालाब होगा, शर मतलब तालाब होगा, ठीक है। शंकर महादेव, शंकर मिश्रित, ठीक है। अब देखिए पुनः रिवीजन करते हैं, अगर हमसे पूछे अंश और तालव्य श का प्रयोग किया है तो हम कहेंगे कंधा है। अंश अगर दंत श तो हम कहेंगे सॉरी तालव्य श का यूज किया है तो हम कहेंगे भाग है, ठीक है। और अंश कहेंगे अगर दंत श, ठीक है, तो कंधा है। शकल कहेंगे तो खंड है, शकल कहेंगे अगर दंत श में तो सारा, ठीक है। शर मतलब अगर तालव्य श है तो बाण, शर मतलब दूसरा क्या होगा, तालाब होगा। शंकर कहें तो महादेव, शंकर कहें तो मिश्रित अगर दंत श यूज है। श्व माने कुत्ता, श्व माने अपना, ठीक है। शांत अगर हमसे कहे, शांत, ठीक है, शांत पूछे तो हम कहेंगे धैर्य युक्त, लेकिन वही दंत श का यूज करें तो हम कहेंगे अंत सहित, अंत सहित। अब देखिए ड और ढ का उच्चारण, ठीक है, ड और ढ का उच्चारण, ठीक है। हमसे कह रहे हैं ड और ढ का उच्चारण, इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व में ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे अब देखिए ड और ढ का उच्चारण कहाँ होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो हमें बता रहे हैं इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में होगा। देखिए यहाँ शब्द के आरंभ में है, ठीक है। या कहाँ होगा, द्वित्व में होगा, देखिए द्वित्व में है। या क्या है, ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन में होता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन में, ठीक है। तो तीन नियम है। अब देखिए अगर हमसे पूछे शब्द के आरंभ में, तो देखिए डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछे द्वित्व में बताइए ड ढ का उच्चारण, तो गड्ढा, खड्डा, ठीक है। ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर तो दंड, पिंड, ठीक है, चंडू, मंडप, ये सब क्या हो गया, ये ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर। फिर विद्यार्थियों अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षरों का उच्चारण, क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे संयुक्ताक्षरों का उच्चारण, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां और युग्मक ध्वनियां। और हम अक्षर के दो प्रकार बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर को पढ़ते हुए
आज का यह क्लास समाप्त करेंगे और उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। ठीक है, संयुक्ताक्षरों का उच्चारण क्या है? कह रहे हैं हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां हैं। ठीक है, कौन-कौन सी 3 रीतियां हैं? तो हम लोगों ने शुरू में ही बात किया कि सर एक संयुक्त ध्वनियां हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या है? दूसरी रीत है संपृक्त ध्वनियों की। ठीक है, तीसरा क्या है? तो तीसरा है सर युग्मक ध्वनियों की। ठीक है, अब देखिए हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां कौन-कौन सी हैं? तो संयुक्त, संपृक्त और युग्मक। अब आइए प्रिय विद्यार्थियों हम लोग सबसे पहला, ठीक है, 3 रीतों में सबसे पहला रीति पढ़ते हैं संपृक्त ध्वनियां। ठीक है, संयुक्त ध्वनियां किसे पढ़ते हैं? संयुक्त ध्वनियां को। अब देखिए कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक, ठीक है, व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको समझना है कि संयुक्त ध्वनियां क्या है। ठीक है, अब संयुक्त ध्वनियों को हमें समझा रहा है, कह रहा है कि क्या कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो वो क्या होती हैं? संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। अब देखिए कह रहे हैं अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती हैं। शब्द के आरंभ में ध्वनियां प्रायः पाई जाती हैं। अब देखिए मध्य और अंत में अपेक्षाकृत कम। अब देखिए प्रारंभ में ही संयुक्त ध्वनि है कि नहीं? प्रा, ठीक है, यही है। शब्दों में ध्वनियों का संयुक्तिकरण आरंभ और अंत में हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो देखिए प्रा में भी है, ठीक है, और बद्ध में भी है। ठीक है, प्रारब्ध में जो बद्ध है उसमें भी क्या है? संयुक्तिकरण हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही संयुक्त ध्वनियां है। अगर हम संयुक्त ध्वनिया के अन्य उदाहरणों पर विचार करें प्रिय विद्यार्थियों तो प्राण, व्रण, घ्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद और प्रकर्ष इत्यादि हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमसे अगर कहे कि संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में क्या है? कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनमें पूर्वापर संबंध अधिक स्पष्ट रहता है। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसमें जो पूर्वापर संबंध क्या है? अधिक स्पष्ट रहता है। ऐसी अवस्था में उच्चारण का तरीका यह होना चाहिए कि पहले ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते समय ही दूसरे ध्वनि के लिए भी तत्संबद्ध अव्यय को तैयार रखे ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापर संबंध रहित एक साथ हो जाए। जैसे प्राण में प्र के उच्चारण के लिए जब ओठ प के लिए मिले उसी समय र कहने के लिए भी तैयार हो जाए। ठीक है, जैसे मतलब प्राण बोले तुरंत अगर आप ज्यो प्र के उच्चारण के लिए जब ओठ प के लिए मिले उसी समय र भी बोलिए, मतलब प्राण, ऐसे जल्दबाजी में। अब देखिए कह रहे हैं कि ताकि दोनों का विस्फोट या उच्चारण एक साथ हो। एक एक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो सकता है। ऐसा न होने के कारण ही लोग स्नान का अशुद्ध उच्चारण अस्नान, ठीक है, स्नान और स्कूल का ई स्कूल सकूल कर बैठते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे संपृक्त ध्वनियों को। ठीक है, संपृक्त ध्वनियां क्या होती हैं? तो संपृक्त ध्वनियां होती हैं एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो। ठीक है, एक ध्वनि क्या है? दो व्यंजनों से संयुक्त हो। अब देखिए मान लीजिए संबल लिखा है, ठीक है, संबल है। अब ये ध्वनि है संबल, मान लीजिए म, दो व्यंजनों से संयुक्त है, एक स से और म से, तब वह संपृक्त ध्वनियां कहलाती है। जैसे संबल, यहाँ स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें युग्मक ध्वनियों की, ठीक है, तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए दिक्कत है, क द्वित्व हो गया, ठीक है, तब वही युग्मक ध्वनियां कहलाती है। जैसे अछूड़ है, उत्फुल्ल है, प्रसन्नता है। युग्मक ध्वनियां अधिकतर शब्द के मध्य में आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? मध्य में। अच्छा, इस नियम के अपवाद भी हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये याद कर लीजिएगा। क्या? उत्फुल्ल और गप। ठीक है, उत्फुल्ल और गप हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना कि मध्य में आती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अधिकतर मध्य में आती हैं और इस नियम के अपवाद भी हैं। ठीक है, अब देखिए इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है। ठीक है, अब देखिए अक्षर के दो प्रकार, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। अक्षर के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो बद्धाक्षर है, क्लोज्ड सिलेबल, और मुक्ताक्षर है, ठीक है, फ्री ऑन ओपन सी सिलेबल। ठीक है, अब देखिए अब देखिए बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर, कह रहे हैं बद्धाक्षर का अंतिम ध्वनि व्यंजन होता है। ठीक है, बद्धाक्षर का क्या होता है? बद्धाक्षर का जो अंतिम व्यंजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो व्यंजन होता है। जैसे आप में देखिए प, एक, नाम,
ठीक है। लेकिन मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर मतलब देखिए, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो है स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, मुक्त होते हैं, ऐसे सोचिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम ध्वनि क्या होगा? अंतिम ध्वनि स्वर होगा। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये अक्षर के दो प्रकार, बद्धाक्षर में अंतिम में जो वर्ण होता है वो व्यंजन होगा, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों अगर हम बात करें मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर में अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जैसे जो, खा, जा, रे। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। कल तक हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों 38 प्रश्नों को हल किया था, ठीक है। आज उसके आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे और आज की क्लास समाप्त करेंगे। देखिए, हमसे कह रहा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार का है? ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? नाद है, अघोष है, घोष है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, क्या है? अब देखिए, तो प्रथम अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रत्येक वर्ण का प्रथम द्वितीय, हम लोगों ने एक सूत्र बनाया था प्रिय विद्यार्थियों कि 12 अंतस्थ, ठीक है, 12 अंतस्थ का हम लोगों ने सूत्र बनाया था, ठीक है। अब देखिए, 12 श श श तीनों स, तो वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। हम लोगों ने सूत्र बनाया था 12 स स श, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। अब देखिए, प्रथम और द्वितीय पूछा है, ठीक है, तो अघोष होगा कि नाद होगा, घोष होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो घोष, अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा। अब देखिए, हमारे सामने अगला प्रश्न से क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? प्रिय विद्यार्थियों, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व है, ठीक है, या फिर ई च झ री है, श श श ह है, या छ त ज्ञ विसर्ग है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व है। अब देखिए, प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा, यूपीएसआई 2021 में, ठीक है, यूपी पीसीएल में, वीडियो की परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कठिन ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियां है। मतलब स्पर्श व्यंजन भी हो, ठीक है, जो 5 वर्गीय व्यंजन आते हैं, 25, ठीक है, उसमें भी से एक हो, कंठ ध्वनि भी हो, अच्छा कंठ ध्वनि हो, अघोष हो और महाप्राण हो। ठीक है, अब देखिए, क ख ग घ में से कोई होगा क्योंकि कंठ ध्वनि कह दिया और ये स्पर्श व्यंजन भी है। अब आपको खोजना है अघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। अब हमको पता है 1 2 क्या होते हैं? अघोष होते हैं और 2 4 होते हैं, मतलब दूसरा वाला कोई होगा। ठीक है, तो 41वें का क्या होगा? 41वें का ख होगा। ठीक है, 41वें का क्या होगा? ख होगा। अब देखिए, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ठीक है, प फ ब भ म क ख ग घ अ त थ द ध न ई री विसर्ग। ठीक है, तो प फ ब भ म क्या होता है? ओष्ठ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे प फ ब भ म क्या है, तो ओष्ठ है। ठीक है, अब देखिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, मतलब किसमें महाप्राण है? महाप्राण मतलब 2 4 और क्या? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, हम लोगों ने याद किया था महाप्राण बराबर 24 ऊष्म। ठीक है, हम लोगों ने याद किया था प्रिय विद्यार्थियों की महाप्राण बराबर 24 ऊष्म। ठीक है, ऊष्म। अब देखिए, तो किसमें है? किसमें है महाप्राण? तो हमसे कह रहे हैं ध च अंग, ठीक है, और फिर कह रहे हैं च द। अब देखिए, इसमें तो पहले आ गया, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, इसमें भी च क्या है? च छ ज ज पहला आगे गलत है। अब देखिए, ख दूसरा आया, च छ दूसरा आया, ट ठ दूसरा आया। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या है? सी सही हो गया, ख छ ठ। ठीक है, जब एक ध्वनि को द्वित्व हो जाए, ठीक है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा, ठीक है, तो क्या वह युग्मक कहलाता है, संयुक्त कहलाता है, संपृक्त कहलाता है, या फिर पारस्परिक ध्वनियां कहलाती हैं? तो क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनि कहलाता है। हम लोगों ने देखा था क्या? दिल्ली। ठीक है, आज ही के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस प्रश्न को हल देखा था डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद से। ठीक है, हम लोगों ने देखा था क्या है? हम लोगों ने देखा था युग्मक ध्वनियों में, ठीक है, दिक्कत, अक्षुण, उत्फुल्ल, प्रसन्नता, और इस पर भी बात किया था कि अधिकतर यह बीच में आते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपवाद भी पढ़ा, उत्फुल्ल और गप्प, जहाँ पे हमें अंतिम में देखने को मिलता है। ठीक है, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सा है? आज ही हम लोग पढ़े हैं, य व र फ। ठीक है, दंतोष्ठ क्या है? वह है। क्या है? वह है। अब देखिए,
सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है, मतलब सभी स्पर्श व्यंजन है जो 25 है ना उसमें से। ठीक है, तो अब देखिए पहला विकल्प देखिए, कह रहे हैं हमसे क च प द ह श। अब देखिए इसमें क्या है, ऊष्म आ गया। अब देखिए यश, इसमें भी ऊष्मा आ गया और अंतस्थ आ गया। ठीक है, इसमें भी क्या आ गया, ऊष्मा आ गया। हम्म तो पहले विकल्प में हम देखते हैं सभी स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है, अब देखिए क्या, आ है, ए है, ऐ है, ऊ है। ठीक है, तो अर्ध विवृत है, आधे नहीं आए, ए ओ। ठीक है, अब देखिए अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं, तो ऐ है, क्या है, ऐ है। अब देखिए हमसे कहा, पूछा अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं, तो अय है, सी विकल्प सही है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, मतलब केवल मुख से, और हम लोगों ने इस पे बात भी किया था, निरुनासिक और अनुनासिक में। अनु में हम लोगों ने ट्रिक बनाया था क्या, कि अनु में न मुंह मतलब नाक मुंह दोनों से, निरुनासिक में केवल मुंह से। देखिए हमारा प्रश्न सही हो गया, 48वें कवि निरुनासिक स्वर। ठीक है, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, मतलब आप अंतस्थ को मिलाइए 4 और ऊष्म को मिलाइए 4, तो क्या सही हो गया, 8 सही हो गया। ठीक है, 8 सही हो गया। अब देखिए र का विवरण हमसे पूछ रहे हैं, हमसे प्रिय विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि हमें बताइए र का विवरण है, र वर्ष है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है, तो कौन से विकल्प में सही है। देखिए र, ठीक है, र हमको पता है क्या, र लुंठित है कि नहीं है, लुंठित है भैया, वर्ष में आता ही है। सघोष है कि नहीं, तो हम लोग देखते हैं या र ल अंतस्थ व्यंजन सघोष में आते हैं, अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो हमारा सही हो गया पहला विकल्प, हमारा पहला विकल्प सही हो गया कि वर्ष लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। अब देखिए काकल्य वर्ण कौन सा है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना, य श ह या ड़। अब देखिए तो क्या है, ह। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि काकल्य क्या है, हाँ है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न तो पूछ रहे हैं, य का उच्चारण स्थान है। ठीक है, क्या तालु है, हम लोगों ने इसको कल पढ़ा था बड़े अच्छे ढंग से, क्या तालु है, मुर्दा है, दांत है या ओठ है, तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो य का उच्चारण स्थान तालु है, क्या है, तालु है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है, मूर्धन्य च छ ज झ। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न में कह रहे हैं, देखिए च छ ज झ मूर्धन्य बता रहे हैं, ये क्या होगा, ये तालु होगा। क्या होगा, मूर्धन्य नहीं बल्कि ये क्या होगा, ये तालु होगा। च छ ज झ किससे उच्चरित होता है, यह सब क्या है, तालव्य है, तालव्य ध्वनियां है। ठीक है, तालव्य से उच्चरित होती हैं, तालु और जीव के योग से। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहे हैं ओष्ठ प फ ब म, ये तो सही है। ठीक है, कंठ क ख ग सही है, वस न ल र स, ठीक है यह भी सही है। अब देखिए क्या हो गया, तो हमारा सही उत्तर ए। अब देखिए हमसे कह रहे हैं स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण कौन सा है, मतलब स्पर्श हो, दंत हो, तथ न में आए, और अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। ठीक, महाप्राण का शब्द क्या है, दूसरा चौथा, तो त थ। ठीक है, त थ हमें मिल गया दूसरा थ। ठीक है, अब देखिए केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। देखिए वासुदेव नंदन प्रसाद से सीधे प्रश्न पूछ रहा है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, हमारे सामने पूछ रहे हैं कि विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, निरुनासिक, तो निरुनासिक। ठीक है, अब देखिए संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं, आज ही हम लोगों ने देखा था। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन कल की क्लास में देखा था कि कौन से हैं। तो देखिए पहला विकल्प हमें दे रहे हैं श स श ह, छत्रज्ञ श्र, प फ ब भ म, चर लव, तो छत्रज्ञ श्र ये क्या है, ये सभी जो है प्रिय विद्यार्थी संयुक्ताक्षर व्यंजन है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है, मतलब कंठ का भी सहयोग लिया जाए और नासिका का भी सहयोग लिया जाए, तो अंग य ल फ, तो क्या है, अंग में। किसके उच्चारण में वत्स ही की सहायता ली जाती है, किसके उच्चारण में वर्ष क्या ही सहायता लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा श के उच्चारण स्थान में। हम लोगों ने देखा था ना इसी विकल्प में, आइए बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने किस विकल्प में बात किया था, हाँ। अब देखिए वर्ष ध्वनिया,
न ल, नल रस, आप याद कर लिए वर्ष ध्वनि क्या है, नल और रस है। अब देखिए श है ना, दंत श है ना, वही हमसे प्रश्न पूछा है कि वर्ष से सहायता ली जाती है तो श। ठीक है, ये कौन कौन सी ध्वनियां, न ल र स, नल रस, ठीक है, ये वर्ष ध्वनियां है। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं, त थ द ध न क्या दंत कहते हैं, हाँ, या दंतुष्ट कहते हैं, मूर्धन या ओष्ठ, तो इसको क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताइए तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, च छ ज, ज झ है, ट ठ ड है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है, तो हमारा सही उत्तर डी होगा। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, मतलब जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, ठीक है, तो च छ ज झ, तो देखिए च छ ज झ, च से भी टकराती है, स से भी टकराती है, ज से भी टकराती है, लेकिन वहीं हम बात करें घ से तो जीवा कंठ से टकराती है, अर्थात कंठ से बोले जाने वाला यह वर्ण है, तो हमारा घ सही हो जाएगा। कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण कौन कौन सा है, तो क ख ग घ है, तो देखिए ड ढ नहीं, ग ग ग और घ सही है, री र च छ, ठीक है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, मतलब मूर्धन्य भी हो, स्पर्श भी हो, सघोष भी हो, नासिक भी हो, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक है, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हमसे सघोष पूछ रहा है, तो आइए तोड़ते हैं, मतलब क्या होना चाहिए, तीन चार पांच में से, अल्प प्राण है मतलब एक तीन, मतलब अब समझिए कॉमन हमके तीन तीन हम लोगों को मिल गया, ठीक है, कॉमन तीन मिल गया। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि मूर्धन्य भी हो, स्पर्श भी हो, ठीक है, अब देखिए महाप्राण भी हो, ठीक है, नासिक के भी हो, अब देखिए पांचवा भी होना चाहिए, ठीक है, एक तीन और पांच, ठीक है, मतलब पांच होना चाहिए, पांच। अब देखिए अंग पांच पे है, ठीक है, अब देखिए री इ र म, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों र, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, र। अब देखिए निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, ठीक है, 64 नंबर के प्रश्न पूछ रहे अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, ड़, ड़ क्या है, ड़, अंग, न, म, ये सब क्या है, अनुनासिक, और इनकी संख्या पे भी हम लोग बात किए थे कि पांच होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या पे भी हम लोगों ने बात किया था कि ये जो है इनकी संख्या अगर हम देखें तो पांच है, ठीक है, ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं इसीलिए। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, किसमें अनुनासिक का प्रयोग है, अनुनासिक का, ठीक है, शंकर हिंदी चार सांस अतः प्रातः, ठीक है, तो किसमें, किसमें प्रिय विद्यार्थियों, किसमें जो है अनुनासिक का प्रयोग है, अनुनासिक का प्रयोग है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, चाँद और सांस में, ठीक है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, तो अनुनासिक पे हम लोगों ने बात किया था कि ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, न मुंह, ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है, और ये जो चंद्र बिंदु होता है जैसे गांव दांत आंगन, वहीं पे अनुनासिक का यूज होता है, तो हम लोग का सही उत्तर हो गया सी। अब देखिए संयुक्त स्वर कौन से हैं, मतलब संयुक्त स्वर कौन से हैं, अब देखिए ए आ ई दीर्घी आ ओ, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ए आए हैं, क्या है, ए आए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके प्रकार हैं, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, संधि के, व्यंजन के, स्वर के, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमें क्या पता है ये सब स्वर के प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर। अब देखिए ठीक है, तो हम लोगों ने देखा किसके प्रकार हैं, तो स्वर के प्रकार हैं। हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत, तो क्या है, ओष्ठ है, क्या है, सॉरी, हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं
निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? मतलब च, छ, ज, झ ये तो तालव्य है, लेकिन हम बात करें वहीं क का तो ये क्या है? कंठ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए ये छोटे-छोटे मगर मोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में गलत करा सकते हैं आपको। अब देखिए कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? ठीक है, तो क्या वह पदबंध है, शब्द है, वर्ण है, पद है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, सार्थक इकाई अगर पूछ ली है, ये अगर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तब शब्द सही हो जाएगा। अब देखिए ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्त मुखी स्वर है? ठीक है, ओठों की आवृत्ति के अनुसार अवृत्त मुखी स्वर कौन सा है? उ, ऊ, दीर्घ ऊ या ई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ई आवृत्त मुखी स्वर है। ठीक है, ई होठों की आकृति के आधार पर जो ई है वो आवृत्त मुखी स्वर है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।